2015, Spin Industries Limited started construction of its new building and completed on May 31, 2016. हमारे पास ईयर कौन सा 30 जून 2016 को जो ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब है कि इसी साल के दौरान में हमने इसे काम को शुरू किया और इसी साल के दौरान में ख़त्म किया. द पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज. 1 सितंबर को हमने पेमेंट की 10 मिलियन की, 1 दिसंबर को 15 मिलियन की, 1 फरवरी को 12 मिलियन की और 1 जून को कंप्लीट होने के बाद हमने 9 मिलियन की पेमेंट की. In addition to the above payment, SIL paid a fee of 8 million on September 1 for obtaining the permit allowing the construction of the building. उसने इनके अलावा 1 सितंबर को यानी कि इसी डेट पे जब ये वो पेमेंट कर रहा है, वो एक और भी पेमेंट कर रहा है 8 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए. जी बेटा, जी वही 8 मिलियन की पेमेंट कर रहा है. और द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज. On 1st August 15, a medium-term loan of 25 million was obtained specifically for the construction of the building. The loan carried markup of 12% payable semi-annually. Semi-annually का मतलब क्या? 6 महीने के बाद आपने उसकी पेमेंट करना होती है इंटरेस्ट की. The loan carried markup 12% payable semi-annually. A commitment fee of 0.5% of the amount of loan was charged by the bank. बैंक ने एक कमिटमेंट फी उससे ली 0.5%. ये भी उसने इनकर की कॉस्ट. कब? जब उसने वो लोन लिया 1 अगस्त को. ठीक है जी. Surplus funds were invested in saving account at 8% per annum. On 1st February 2016, SIL paid 6 monthly interest plus 5 million towards the principal. 6 महीने का इंटरेस्ट भी और 5 मिलियन भी उसने अदा कर दिया 1 फरवरी को. Existing running finance facility of SIL जो थी running finance facility of 28 million from Bank A carrying markup of 13% payable annually. The average outstanding balance during the period of the construction was 25 million. ये 25 million का उसका जो है एक लोन है बैंक ए से. अब मैंने आपको कल बताया था कि फैसिलिटी में और एवरेज में क्या फ़र्क है. फैसिलिटी मैक्सिमम अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हैं और ऑन एवरेज जितनी आप विड्रॉ करते हैं. Running finance facility of 25 million from Bank B. The markup accrued during the period was 3 million. अब ये उसने अमाउंट दे दी, इधर परसेंटेज दी, इधर अमाउंट दे दी. एंड द एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस वाज 20 मिलियन. अब इसमें परसेंटेज की हमें जरूरत नहीं है, उसने हमें अमाउंट दे दी. अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जब ऐसे आपके पास 2 जनरल बोरिंग है, हमें तो कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए होता है. तो कैपिटलाइजेशन रेट मालूम करने के लिए हमें देखना होगा कि इन दोनों के अलग अलग रेट्स कितने. यहाँ पर हमें रेट नहीं दिया हुआ ना, ठीक है. अब वो हमें कैपिटलाइजेशन रेट मालूम करने के लिए इसकी वर्किंग करना होगी या इसकी अमाउंट्स को लेकर हम आगे वर्कआउट कर लेंगे. कैलकुलेट द अमाउंट of borrowing cost to be capitalized on 30th June in accordance with blah blah blah. सबसे पहली बात क्या है जी, आपके पास 2 तरह के लोन है. एक स्पेसिफिक बोरोइंग है और दूसरी आपके पास जनरल बोरोइंग है. ऑलराइट, स्पेसिफिक बोरोइंग जो है उसके पास 25 मिलियन की है जो कि उसने 1 अगस्त को हासिल की है. सेमी एनुअली उस पर इंटरेस्ट पे करना है. 12% इंटरेस्ट का रेट है और उसने शुरू ही में कुछ पेमेंट्स भी की हैं 1 सितंबर को जब उसका काम शुरू हुआ. 31 मई को ख़त्म हुआ.
अब आप जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। पहली बात ये कि आपके पास 1 सितंबर से 31 मई तक कितने टाइम पीरियड वर्कआउट होता है जी। 1 सितंबर से लेकर 31 मई 2016 आपके पास 9 मंथ्स वर्कआउट होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है जी सबको। अब हमें 25 मिलियन का स्पेसिफिक लोन मिला 1 अगस्त को। हमने काम कब से करना शुरू किया उसके ऊपर? 1 सितंबर से। ओके, अब उस पे टोटल इंटरेस्ट कितना देना है? 6 मंथ्स के हिसाब से एनुअली आप उसको पे कर रहे हैं। अब बात यूं है कि हमारा साल जो शुरू हो रहा है उसकी भी आपको एक मालूमात होना चाहिए। हमारा साल शुरू होता है 30 जून को खत्म हो रहा है ना। 1 जुलाई 2015 से शुरू होकर 30 जून 2016 पे साल हमारा कंप्लीट होता है। अब इस साल के दौरान में लोन मिल रहा है 1 अगस्त को। अब 1 अगस्त का मतलब क्या है? उसके 1 दिसंबर पे उसका बाय एनुअल खत्म होता है, 6 महीने उसके खत्म होते हैं 31 दिसंबर 15। अब जब आपने कर्जा लिया है 1 अगस्त को तो 31 दिसंबर 2015 तक उसके कितने महीने बनते हैं? 1 अगस्त को आपने कर्जा लिया है, 5 महीने बनते हैं। आपने 1 अगस्त कंप्लीट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है जी। और उसके 6 महीने बनेंगे 31 जनवरी तक के। और आपने इंटरेस्ट का रेट रखा हुआ है 12% पर एनम, ठीक है। अब ये वर्किंग आपके सामने यहां पर मैं शो किए देता हूं। आपने जो काम शुरू किया वो 1 सितंबर से शुरू किया। आपका जो कैपिटलाइज होना शुरू होगा 1 सितंबर ऑनवर्ड से शुरू होगा। अब 1 सितंबर ऑनवर्ड से आप उसके मंथ की काउंट करेंगे। कब तक? यहां पर आपको फर्स्ट सितंबर से लेके 1 फरवरी 2016 और उसके बाद 1 फरवरी 2016 से 31 मई 2016। अब ये 1 फरवरी 2016 क्योंकि 6 महीने का आपका वो पीरियड है, इसके लोन की अमाउंट आप 6 मंथ्स के हिसाब से अगर देखें तो वो क्या बन रही है? जस्ट एक यहाँ पर गलत से ले लेने में। फर्स्ट अगस्त 2015 से 6 महीने काउंट करें, कब तक खत्म होते हैं? जी बेटे एक मिनट मैं जरा इन कर लूँ। रोहा आई टू 31 जनवरी 2016, ये आपके 6 महीने कंप्लीट होते हैं। 6 महीने का आपने ये इंटरेस्ट उस पर करना। और उसके बाद आपका 1 फरवरी 2016 से जब कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट, वो क्या डेट है जी? 31 मई 2016 पे कितने मंथ आपके कंप्लीट होते हैं? फरवरी पूरा, मार्च, अप्रैल एंड मई, 4 महीने।
ओके। अच्छा, अब कर्जा तो आपने लिया 1 अगस्त को, ठीक है, लेकिन स्पेंडिंग कब से शुरू हुई? 1 सितंबर को। ये बच्चे लेट क्यों आते हैं भाई, ये बात मुझे आप बता दें। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लेट, कितनी बड़ी बात है। नहीं, वो एक ही मरतबा नहीं सारा होता ना, इसमें वो एनेबल, इसका देखना पड़ेगा क्या। अच्छा, कमेंसमेंट आपकी कब से हो रही है? 1 सितंबर 2015 से आपकी कमेंसमेंट हो रही है उसकी। ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। 1 जनवरी 1 सितंबर 2015 से आपकी कैपिटलाइजेशन उसकी हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको 1 सितंबर 2015 से लेकर 31 जनवरी 2016 तक मंथ उसके काउंट करने हैं। 31 जनवरी 2016 उसका पहला जो पीरियड है वो बनता है 5 मंथ्स का, और दूसरा पीरियड उसका जो बनता है 1 फरवरी 2016 से लेकर 31 मई 2016, ये बनता है 4 मंथ्स का। यूं आपके टोटल 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। बताइए जी, ये 9 मंथ्स की कैलकुलेशन समझ में आती है आपको? यहाँ पर ये 9 मंथ्स मैंने ये वर्कआउट किए हुए थे। अगर आप उसकी वर्किंग जस्टिफाई करना चाहें, यहाँ से आपकी जस्टिफाई होती है। ओके, अब इनिशियली आपने कितना उसमें खर्च किया 1 सितंबर को, उसकी वर्किंग यहाँ आपको 1 सितंबर की वर्किंग मैंने बताई कि एक तो आपने 10 मिलियन ये खर्च किया, दूसरा 8 मिलियन खर्च किया आपने परमिट फी का, और तीसरी आपने कमिटमेंट फी एक पे की। कमिटमेंट फी 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन, 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन। जो अमाउंट ऑफ लोन है उसका 0.5%। कितना लोन ले रहे हैं आप? 25 मिलियन का 0.5%। वर्कआउट कीजिए, ये बनती फिगर, ठीक है। ओके, अभी बीप हुई थी दोबारा। अब जो स्पेसिफिक लोन आपने लिया 1 अगस्त 2015 को, स्पेसिफिक लोन, उसमें 1 सितंबर 2015 को आपने ये स्पेंडिंग की। ओके, इसका मतलब है कि अब बाकी की अमाउंट सरप्लस फंड है आपके पास कितनी देर के लिए? क्योंकि अगली पेमेंट आप कब कर रहे हैं? 1 दिसंबर को। तो ये आपकी सरप्लस फंड इन्वेस्ट हो जाएगा 8% पर 3 महीनों के लिए, और ये आपको टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम मिल रही है 137.5 की। ठीक है जी। अब आपके पास टोटल अमाउंट जो स्पेसिफिक फंड की थी 25 मिलियन की थी, वो यहाँ पे खर्च हो गई। इसका मतलब है इससे अगली की पेमेंट आप कहाँ से करेंगे? जनरल बोरोइंग से करेंगे। ये इसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट था। ठीक है, आपको 25 मिलियन की मिली थी स्पेसिफिक बोरोइंग, वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आगे आपको
वर्किंग करनी कैपिटलाइजेशन रेट के लिए, आप 25 मिलियन पर 13% दे रहे हैं, और दूसरा जो आपका फाइनेंस फैसिलिटी 25 मिलियन की है उस पे आप 3 मिलियन का इंटरेस्ट दे रहे हैं, जबकि एवरेज आपकी 20 मिलियन रहती है। तो इस एवरेज 20 मिलियन पे आपको इंटरेस्ट रेट मालूम नहीं है, लेकिन 3 मिलियन आपको मालूम है कि फाइनेंशियल चार्जेस हैं। ऐसा ही है। अब आप ये बताइए कि आपकी यहां पर एक वर्किंग रिक्वायर्ड है, ये 3 मिलियन किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये बहुत अहम बात है। फॉर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है? 9 मंथ्स का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ये 3 मिलियन है 9 मंथ्स के लिए, तो पूरे साल के लिए कितना होगा? वो बनेगा आपका 4 मिलियन। फॉलोड? और इधर से ये पूरे साल का बनता है 3250। टोटल आपके पास आता है 7250। कितने लोन की अमाउंट के लिए? 25 और 2045 के लिए। तो यूं आप 7250 डिवाइडेड बाय 45, आपके पास ये कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा 16.11। ये पॉइंट मुझे बताइए जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ। इसमें आपको सवाल पहले गौर से पढ़ना होगा। सवाल में इस पार्ट को गौर से पढ़िए कि द मार्कअप accrued during the period of construction was 3 million. पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका कितने महीनों का है? वो यहां पर हमने वर्कआउट किया था 9 मंथ्स का। पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन 9 मंथ्स का। तो इस 9 मंथ्स के लिए अगर 3000 है तो पूरे साल के लिए कितना होगा? एग्रीड? इधर पूरे साल के लिए आपके पास 3250 निकलता है 13% के हिसाब से। इधर पूरे साल के लिए 4000 निकलता है, तो आपके पास 7250 की अमाउंट बनती है। कितनी बोरिंग के ऊपर? 25 और 20, 45 की बोरिंग के ऊपर। इस वर्किंग को बेटे जान दोबारा से अच्छे से समझ लीजिए, ना समझ आने पर मुझसे पूछिए। जी बेटा, मैं पॉज करता हूं, इसको दोबारा से पढ़ें, समझे, पूछें। यहां पर तो उसने आपको रेट दिया हुआ 13%, लेकिन यहां पर कहीं कोई रेट नहीं दिया हुआ बेटा। हाँ, अच्छा, बुक में 20% दिया हुआ है। हाँ, तो आप देखो ना, अगर आप 20% इस तरह से वर्कआउट करते हैं, आपके पास 4000 निकला ना पूरे साल का, तो आप उसको 20,000 पे जब वर्कआउट करेंगे तो 20% निकलेगा। आप 20% ले लें, ठीक है। बुक में अगर उन्होंने बाद में अमेंड करके दिया तो उन्होंने आसानी पैदा कर दी, ठीक है, आप उस पर 20% ले लीजिए। मतलब देखो ना, अब यहां पर इस सवाल में अगर इसके अंदर कहूं इंटरेस्ट रेट इज 20%, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हम डायरेक्टली ये 4000 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम
20,000 का 20% लेकर अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेंगे, फिर हमें ये वर्किंग नहीं करना पड़ेगी। आप क्या यही बात कहना चाह रहे हो बेटे? जी सर, यही है। ठीक है, तो बात यह है कि इस सवाल में ये मेरे पास पेपर से जब क्वेश्चन था तो उसमें उसने थोड़ा मुश्किल करके बात दी थी ताकि स्टूडेंट कैपिटलाइजेशन के अंदर उलझें, और बुक में उसको थोड़ा आसान करके बताया।